आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक ऐसे इनकलाबी प्रोग्राम की मंजूरी दी है जो मेरी नज़र में हेल्थ कार्ड के बाद दूसरा सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम होगा या फलाही इकदाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। उसमें कुछ डिसीजंस रिवर्स किए गए हैं और कुछ पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आया है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आज के दिन की 7 अहम हाईलाइट्स, क्योंकि इंतज़ार जो है अब आप लोगों का ख़त्म हो रहा है। इमरान खान का रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर पे कल सामने आ सकता है, क्योंकि 25 दिनों के वक्फे के बाद अब अडयाला जेल का गेट खुल रहा है उनके खिलाफ होने वाली समाअत के हवाले से। और कल के दिन 2 बड़ी पेशरफ्त होनी है, 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है। और कल ही के दिन ऐसा लगता है काफ़ी सारी सियासी खबरें भी आएंगी एक साथ और अदालती खबरें भी आएंगी, क्योंकि लाहौर में भी अभी कुछ देर पहले एक अहम बैठक हुई है। दूसरी तरफ अडयाला जेल का गेट खुलने वाला है और सबसे अहम ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मीटिंग यानी फुल कोर्ट मीटिंग भी कल होने जा रही है दिन 1 बजे। ये सारी डिटेल्स आपके सामने एक एक करके रखता हूँ, लेकिन शुरुआत करते हैं अडयाला जेल के गेट खुलने से। 25 दिनों के बाद यानी 3 अक्टूबर आखिरी तारीख थी जब इमरान खान के हवाले से जो केस था उसकी समाअत हुई थी 190 मिलियन पाउंड की। उसके बाद 4 अक्टूबर से हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी उनकी मुलाकातों पर। तो जो जजेस केस की समाअत करने के लिए जाते थे उनको भी आगाह कर दिया गया कि जनाब केस की समाअत मुलतवी कर दें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है। वो केसेस आगे पेंडिंग होते रहे। पहले 1 तारीख आई, फिर दोबारा पाबंदी लगा दी, वो बढ़ गई आगे, और अब जाके कल 190 मिलियन पाउंड केस की दोबारा से समाअत होने जा रही है। तो ऐन मुमकिन है कि कल इमरान खान का कोई पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल 3 अक्टूबर के बाद से आपके सामने आए, क्योंकि जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद होंगे। फ़िलहाल मुश्किलात हैं उनके लिए भी एज इट इज़ सारा कुछ रिपोर्ट कर पाना, लेकिन कुछ ना कुछ आपके सामने आने का इम्कान है। इसी के पैरेलल कल सबकी नज़रें होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि सबसे अहम और हाई प्रोफाइल मीटिंग, जो पहली मीटिंग है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती के बाद, वो कल होने जा रही है, यानी फुल कोर्ट इजलास। उस इजलास पे सबकी नज़रें इसलिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से वो तय होने जा रही हैं। पहला तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होना है या नहीं होना, ये चीज़ें भी देखी जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। जुज़वी अमल दरामद करके वो वक्त गेन करने के लिए उन्होंने काजी साहब की कोर्ट में दरख्वास्तें डाल रखी थी और काजी साहब भी उनको उसी तरह से खामोशी से एंटरटेन करते रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और इलेक्शन कमीशन को टफ टाइम मिल सकता है। साथ ही अदलिया में मुदाखलत का मामला, ऑब्वियसली ये सारे जजेस एक बार फिर से इस चीज़ को भी देखेंगे और ये 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहली बार फुल कोर्ट में डिस्कस होने जा रही हैं कि क्या एग्जैक्टिव जो है अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही। तो कल का जो एलामिया होगा या कल के जो फैसले होंगे वो कहीं ना कहीं हुकूमत भी देख रही होगी और अपोजिशन भी देख रही होगी। उससे पता चलेगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या होगा और आईनी बेंच अगर बनता है तो उसका क्या मूड रहेगा। एनीवेज, अब इसी सारे मामले पर एक डिफरेंट सिचुएशन ये है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो एक ऐसी माइंड ऑफ स्टेट में है जहाँ पे उसको लगता है कि जो वो चाहती थी वो अचीव अभी तक नहीं कर पाई, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब के जो पहले 3 डिसीजंस हैं, मुनीब अख्तर की वापसी के हवाले से, फुल कोर्ट इजलास बुलाए जाने के हवाले से, फिर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जो जजेस हैं उनको तलब करने के हवाले से, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसने हुकूमती कैंप्स को थोड़ा शेक किया है और वो समझ रहे हैं कि शायद जिस तरह से वो चाहते थे नतायज वो नहीं इब्तदाई तौर पर मिले याह्या अफरीदी साहब को तैनात करने के। अब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जजेस की तलबी जो है उनको पूरे रिकॉर्ड के साथ, उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनके साथ बुलाया गया है कि आपकी अदालतों में कितने केसेस पहुंचे हैं दहशतगर्दी के मुकदमात के और उनके फैसले क्या हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ये इंडिकेट कर रही है, क्योंकि पीटीआई की क़यादत के ऊपर तकरीबन 90% जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। अब ये जो पहला डिसीजन है उनका इंतज़ामी डिसीजन, ये ज़रूर हुकूमत को कहीं ना कहीं खटक रहा होगा कि याह्या अफरीदी साहब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये आईनी बेंच में नहीं जाना ये
मामला। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जो केसेस हैं वो आईनी मामला नहीं है, और इन केसेस से पीटीआई के लोगों को अगर रिलीफ मिलता है आगे चल के तो वो भी आईनी बेंच में नहीं जाना। तो इसलिए ये चीज़ खटक रही है बहुत सारे हलकों को। तो अब याहिया अफरीदी प्लस साथ में सीनियर 2 जजेस, फिर फुल कोर्ट जिसमें सारे वो जजेस शामिल जिनकी राय जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलती है। तो क्या होने जा रहा है इसके ऊपर हुकूमत बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंसर्न है। और इसी के पेश नज़र अब से कुछ देर पहले लाहौर में एक अहम मुलाकात हुई। बिलावल आए अपने पूरे वफ्द के साथ, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, और जो हवाओं में फ़िज़ाओं में इस वक्त बातें चल रही हैं वो कोई मुमकिना नई 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से है। और अब हुकूमत का जो एक प्लान है वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि हुकूमत एक अटैम्प्ट और करने जा रही है आईनी तरमीम के हवाले से। ऑब्वियसली आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, मिलिट्री ट्रायल और दिस एंड दैट सारा कुछ, लेकिन पसे पर्दा और भी बहुत सारे मामला हैं जो हुकूमत पहली तरमीम में नहीं कर पाई या वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। तो अब जो इब्तदाई नताइज हैं याहिया अफरीदी साहब को तैनात करने के, हुकूमत वो ऑब्ज़र्व करेगी और उसके बाद उनका कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल आएगा। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम जो है वो स्टिल हुकूमती इत्तेहाद के कार्ड पे है। अब देखते हैं कि कब होती है या क्या होना है, लेकिन ये खारिज से इम्कान नहीं है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ है, और उस इजलास में कुछ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आई है पॉलिसी में। यूँ कह लें कि पॉलिसी थोड़ी बदली गई है। इस वक्त अगर देखें तो पीटीआई के ओवरऑल कैम्प में थोड़ा सा सोशल मीडिया को लेके, थोड़ा अंदरूनी मामलात को लेके एक तनाव की सी सूरत हाल है। जो लोग पीटीआई में नहीं हैं वो तनकीद कर रहे हैं, जो पीटीआई के अंदर हैं वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा माहौल टेंस है। कोशिश की जा रही है रियलाइज़ कराने की कि फ़ोकस जो है वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर ही रखें, बेहतर होगा। लेकिन ज़ाहिर बात है ये मामला फिर कारपेट के नीचे ऐसे तो नहीं डाले जा सकते, डिस्कशन तो रहेगी। तो सियासी कमेटी के इजलास में बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए भी अब जलसों का एक बार फिर से आगाज़ होने जा रहा है। 1 नवंबर को पेशावर में, 8 नवंबर को कोयटा में, और फिर नवंबर के तीसरे हफ्ते में गालिबन कराची में कोई जलसा पीटीआई करने जा रही है। और दबाव का ये सिलसिला जो अभी थोड़ा थम गया है, ये खैबर पख्तूनख्वा से जो मार्च आया था उसकी एंडिंग जो है वो ठीक नहीं रही, बहुत सारे और इवेंट्स की एंडिंग ठीक नहीं रही, इसको भी डिस्कस किया गया है। तो मोराल जो है वो कारकुनों का कहीं ना कहीं डाउन हुआ, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी ये जलसे दोबारा से प्लान किए जा रहे हैं। इस वक्त जो पीटीआई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसमें 2 तरह के लोग मौजूद हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है। एक तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग इंडिकेट कर रहे हैं ना कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये कहीं ना कहीं पार्टी के साथ कोई गड़बड़ करने वाला है। या तो उस किस्म के लोग मौजूद हैं, या फिर बहुत बहादुर किस्म की ब्रीड जो है वो पीटीआई में आगे आ गई है। बिल्कुल जैसे आदिल बाज़ई फ्रॉम नोवेयर, वो अब पीटीआई का एक तरह से बड़ा लीडर है, यंग सा नौजवान है, लेकिन उसने जो स्टैंड लिया। अब इस किस्म के लोग जो इतना कुछ सह के आईनी तरमीम के दौरान जिन लोगों पे क्या क्या कुछ नहीं गुजरा, वो अब उस फिल्टर में से निकल के सामने आए ना, तो वो अब एक बहादुर लोग समझे जाते हैं। या बहादुर रह गए हैं, या फिर ये कोई धोखा देने वाले जैसे लोग होते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के, या कोई इक्का दुक्का काली भेड़ वैसी मौजूद है। अदरवाइज़ जो बुजदल किस्म के लोग थे ना, डरपोक किस्म के लोग थे, वो पहले झटके में ही पीछे रह गए थे। अब वो पीटीआई में नहीं है, या बहादुर है या फिर वो एक आध कोई काली भेड़ कहीं पे छुपी हुई है जिसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा पीटीआई को, अदरवाइज़ वो उनका काम ख़राब कर सकती है। मैं कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि ये है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर बात है लोग बीच में मौजूद हैं जो कभी ना कभी मामले को स्पॉइल ज़रूर करते हैं। एनीवेज़, साथ ही पीटीआई का जो आज का एक और बड़ा डिसीजन है वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उनके जो रेफरेंसेस थे, जो काजी फायज़ ईसा साहब के वक्त में कहीं पे इंटरटेन नहीं हो रहे थे, और इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन ही नहीं कर पा रहा था, या उनके हवाले से जो शिकवे शिकायत थी वो नहीं देखे जा रहे थे। इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके हवाले से शिकायत गई थी। तो अब चूंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब कर लिया है, तो पीटीआई ने ये डिसीजन किया है कि सारे केसेस की वो पैरवी करेगी। जो भी दस्तयाब फोरम्स होंगे बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उनका जो रेफरेंस है, जो एक तरह से इनएक्टिव कहीं पे पड़ा हुआ है, अब उसको भी प्रोएक्टिव तरीके से वो अप्रोच करने जा रहे हैं। आज ही के दिन की एक और बड़ी खबर भी सामने आई कि अमरीकी सेनेटर्स के बाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की है, और उनके 20 के करीब जो अरकान पार्लियामेंट हैं, मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने सेक्रेटरी खारजा जो है, अपने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा को एक ख़त लिखा है जिसमें इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करने
का कहा गया है। इमरान खान की सेफ्टी सिक्योरिटी को जो ख़तरात लाहक हैं, इस ख़त में उनको डिस्कस किया गया है 20 के करीब अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, और उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह ख़त जो है अपने सेक्रेटरी खारजा को इरसाल किया कि सिफारती सतह पर कोशिशें जो हैं उनको तेज़ किया जाए। एक तरफ अमरीकी सेनेटर्स लगे हैं, दूसरी तरफ बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट, फिर कनाडा के अरकान पार्लियामेंट। तो ये एक साइड से जो सफारती प्रेशर है ये हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है। अपने लोग तो कर ही रहे हैं एहतजाज, आज कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, मुख्तलिफ हमने इवेंट्स देखे इस किस्म के। तो ये काम जो है वो रुक नहीं रहा और ये चलता जा रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक ऐसे इनकलाबी प्रोग्राम की मंजूरी दी है जो मेरी नज़र में हेल्थ कार्ड के बाद दूसरा सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम या फलाही मंसूबा है। इस प्रोग्राम के तहत लाइफ इंश्योरेंस दी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, और जो मंजूर किया गया प्रोग्राम है उसके तहत अगर कोई शख्स सूबे में जिसकी उम्र 60 साल से ज़ायद है वो खुदा न खास्ता वफ़ात पा जाता है तो उसके लवाहिकीन को फ़ौरी तौर पर 5 लाख रुपए कैश रकम जो है वो मदद फ़राहम की जाएगी। और अगर कोई 60 साल से कम उम्र का कोई शख्स वफ़ात पाता है तो उसके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। अब 10 लाख या 5 लाख रुपए ये एक जान का नेमुल बदल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ एक आदमी कोई कमाने वाला है, और अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो पूरे का पूरा ख़ानदान इतना इम्पैक्ट हो जाता है या इतना मुतासिर होता है उससे कि वो शायद दोबारा संभल ही नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे ख़ानदानों को सहारा देने के लिए जिनके लवाहिकीन उनसे बिछड़ जाते हैं तो फौरी मदद के लिए तो अक्सर रिश्तेदार भी नहीं आते, तो उनके लिए अगर हुकूमत ये माली मदद फराहम कर रही है 5 लाख और 10 लाख रुपए की। अक्सर हमने देखा है कि कभी किसी सानहे में या किसी हादसे में कोई सरकारी लोग शहीद हो जाएं या फौत हो जाएं तो उनके लवाहिकीन को तो मिल जाते हैं, इन जनरल पब्लिक नहीं था। लेकिन अब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट लेके आ रही है जिसके तहत सूबे की अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कायम होने जा रही है, तो ये एक बड़ा इनकलाबी स्टेप है हेल्थ कार्ड के बाद लाइफ इंश्योरेंस। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो बीमार लोग हैं जो अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, जिनके प्यारे इस उम्मीद या इंतज़ार में है कि अगर खुदा ना खास्ता है इनका प्यारा इनसे बिछड़ गया तो उनको आसरा कौन देगा, उनको संभालेगा कौन, तो ये मंसूबा शायद उनके बहुत काम आने वाला है। अल्लाह ताला उनके सबके लवाहिकीन जो इस वक्त परेशानी में है उनकी मदद करे, लेकिन इस तरह किसी का हाथ थामना ये भी बड़ा अहम कदम है। तो लेट्स सी इसके ऊपर जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।